सभी को नमस्कार। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो जनवरी के जो थर्ड सप्ताह है उसका करंट अफेयर पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिक पहुंच जाए। तो चलो अभी पढ़ते हैं हम। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, हरियाणा में किस कक्षा के पाठ्यक्रम में गीता को पढ़ाया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए है कक्षा 5, 8 कक्षा, 10 कक्षा और 12 कक्षा। तो जिसका आंसर है वो ऑप्शन बी, कक्षा 8 से। अब जो कक्षा 8 का जो पाठ्यक्रम है उसमें गीता के बारे में पढ़ा जाएगा। अभी हम जो गीता का वर्णन अध्याय 13 में, जो महाभारत के अंदर 18 अध्याय हैं, उसका जो 13वां अध्याय है उसमें गीता का वर्णन किया। और गीता में भी कुल 18 अध्याय तथा 700 श्लोक हैं। जो गीता के जो सभी श्लोक हैं वो जो कुरुक्षेत्र में बिरला मंदिर है उसकी दीवारों पे अंकित किए गए हैं। इसका दूसरा नाम गीतोपनिषद है और जो गीता का लेखक हैं वो वेद व्यास जी हैं। तो अभी चलते हैं कि प्रश्न नंबर 2 पे, हरियाणा में कहाँ पर अनुभव केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसमें ऑप्शन ए है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी है पानीपत, ऑप्शन सी है गुरुग्राम, ऑप्शन डी है हिसार। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में अनुभव केंद्र की स्थापना की जाएगी। कुरुक्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था जो 18 दिन तक चला था। राजा कुरु के नाम पर पड़ा है। जो भरतवंश थे उसके राजा जो कुरु थे उनके नाम पर कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा है। इसे 48 कोस भूमि भी कहा जाता है जो कौरवों द्वारा जोती गई थी। यहाँ पर जो प्रसिद्ध स्थल हैं उसमें सन्निहित सरोवर है, ज्योतिसर है, ब्रह्म सरोवर है, शेख चिल्ली का मकबरा आदि प्रसिद्ध स्थल है। चलो प्रश्न नंबर 3, हाल ही में हरियाणा के किस उपमंडल का नाम बदलकर व्यासपुर रखा गया है। इसमें ऑप्शन ए है डैना, ऑप्शन बी है बिलासपुर, ऑप्शन सी है पुंडरी, ऑप्शन डी है जुलाना। तो जो ऑप्शन बी है बिलासपुर, इसका नाम बदलकर अब व्यासपुर कर दिया गया है। और जो ऑप्शन ए डैना है उसको हाल ही में उपमंडल बनाने की घोषणा की गई थी हरियाणा सरकार द्वारा। जो हमारा गुड़गांव में जो प्रोग्राम हुआ था मुख्यमंत्री जी वहाँ पे ये घोषणा की थी कि डैना को नया उपमंडल बनाया जाएगा। सुशासनिक दिवस का जो प्रोग्राम था उसमें। तो अभी बिलासपुर यमुनानगर का एक उपमंडल है। यमुनानगर का पुराना नाम अब्दुल्लापुर था और यहाँ पे अब्दुल्लापुर के नाम से एक बहुत पुरानी काठ मंडी भी थी। यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है यमुनानगर। जिला 1989 में बना था। हरियाणा का जो चीरापूंजी जो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान छछरौली है वो यमुनानगर में ही स्थित है। प्रश्न नंबर 4, हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का गांव में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया जाएगा। इसमें ऑप्शन ए है महिला सरपंच, ऑप्शन बी है महिला पंच, ऑप्शन सी है महिला विधायक, ऑप्शन डी है महिला सांसद। तो जो इसका आंसर है अभी वो ऑप्शन ए महिला सरपंच को अब हर गांव में जहाँ जहाँ पे महिला सरपंच है उसका योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। महिला सरपंचों को हरियाणा में गांव में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पहली ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित थी। अभी मनु भाकर है और इसको जो शुरू किया गया था वो 2015 में 22 जनवरी 2015 में पानीपत से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी द्वारा शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का बीसी किसको बनाया गया। बीसी मतलब वाइस चांसलर। तो उसमें ऑप्शन ए है पंकज अग्रवाल, ऑप्शन बी है सतबीर सिंह, ऑप्शन सी है करण चौटाला, ऑप्शन डी है वीरेंद्र पाल। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन डी वीरेंद्र पाल। और जो पंकज अग्रवाल जी हैं वो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं। और सतबीर सिंह जी हैं वो जो हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष हैं।
करण चौटाला जी हैं, ये हरियाणा वॉलीबॉल संघ है उसके अध्यक्ष हैं। जो ये भी हम थोड़ा रिवीजन करते रहेंगे ताकि हमें याद रहे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 में हुई थी। इसकी आधारशिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रखी गई थी। कुरुक्षेत्र का पुराना नाम थानेसर या स्थानेश्वर था। जिला 1973 में बना था कुरुक्षेत्र। प्रश्न नंबर 6, हरियाणा राज्य युवा दिवस समारोह में किस व्यक्ति को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसमें ऑप्शन ए पंकज अग्रवाल, ऑप्शन बी सतबीर सिंह, ऑप्शन सी विजय कुमार, ऑप्शन डी वीरेंद्र पॉल। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन सी विजय कुमार को अभी सम्मानित किया गया था। विजय कुमार हिंदी पीजीटी के अध्यापक हैं। राज्य युवा दिवस समारोह का आयोजन पंचकुला में किया गया था और वहाँ पे हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। और जो गुरुद्वारा नाडा साहिब है पंचकुला में स्थित है। प्रश्न नंबर 7, पानीपत के तीसरे युद्ध का 264वां शौर्य दिवस कहाँ पर मनाया गया है? इसमें ऑप्शन ए है यमुनानगर, ऑप्शन बी है पानीपत, ऑप्शन सी है गुरुग्राम और ऑप्शन डी है सोनीपत। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन बी पानीपत है। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध है 1526 में हुआ था। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो 1556 में हुआ था और जो पानीपत का तीसरा युद्ध है वो 1756 में हुआ था। ये थोड़ा गलत हो गया, ये 1756 आएगा इधर, 1756 में हुआ था। तो अभी उसको 264 साल हो गए, इसलिए अभी उसका वो शौर्य दिवस मनाया गया था। और इसके जो चीफ मुख्य अतिथि थे वो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी थे। और जो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। मराठों की तरफ से सदाशिव भाऊ थे और इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था, क्योंकि एक्चुअली जो मराठों ने युद्ध लड़े थे वो महाराष्ट्र का जो मौसम है वो ठंडा नहीं है, वहाँ पे लड़े थे। और ये जो यहाँ दिल्ली का एरिया और हरियाणा के एरिया में जो मौसम ठंडा होने के कारण और जनवरी में ये लड़ाई होगी, इस कारण वो हार गए थे। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है, हैंडलूम सिटी कहा जाता है, पेट्रो हब आदि नाम से जाना जाता है पानीपत को। प्रश्न नंबर 8, सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस राज्य को मिली है? इसमें ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है बिहार। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन सी हरियाणा को है। जो सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 है, इसका आयोजन अब हरियाणा में होगा। हरियाणा के जो अर्जुन पुरस्कार 2024 के विजेता हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जो नॉर्मल खिलाड़ी हैं इसमें स्वीटी बुरा हरियाणा के प्रसिद्ध बॉक्सर है। नंबर 2 संजय हरियाणा के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं। नंबर 3 सरजोत सिंह हरियाणा के प्रसिद्ध निशानेबाज हैं। 4 अमन सहरावत हरियाणा के प्रसिद्ध कुश्ती के खिलाड़ी हैं। 5 नीतू घनघस हरियाणा राज्य की प्रसिद्ध बॉक्सर है। इन सभी 5 खिलाड़ियों को अभी जो 2024 का जो अर्जुन अवार्ड है वो 17 जनवरी 2025 को माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है। प्रश्न नंबर 9, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में किस महापुरुष के नाम से कुर्सी स्थापित की जाएगी? इसमें ऑप्शन ए पंडित श्री राम शर्मा, ऑप्शन बी है पंडित नेकीराम शर्मा, ऑप्शन सी है राजा राम शास्त्री, ऑप्शन डी है दीपचंद मायना। तो जो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, पंडित श्री राम शर्मा के नाम से एक चेयर स्थापित की जाएगी एमडी यूनिवर्सिटी में। पंडित श्री राम शर्मा हरियाणा के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। लगभग उन्होंने जो भारत के लिए जितने भी आंदोलन हुए सब में भाग लिया था। उन्होंने 1921 का चाहे ऐसा आंदोलन हो सभी में भाग लिया था। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1899 को झज्जर में हुआ था। इन्हें हरियाणा का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में हरियाणा के किस गांव का नाम बदलकर बिरहड़ माजरा रखा गया है?
ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी मोहम्मदपुर माजरा, ऑप्शन सी दुब्बड़धन माजरा, ऑप्शन डी दुर्जनपुर माजरा। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन बी है, मोहम्मदपुर माजरा का नाम बदलकर अब बिरहड़ माजरा कर दिया गया है। तो मोहम्मद माजरा झज्जर जिले के बहादुर मंडल का गांव है। अब इसका नाम बदलकर बिरहड़ माजरा कर दिया गया। बहादुरगढ़ को हरियाणा का द्वार कहा जाता है, क्योंकि ये इसी के से हरियाणा में जो एंट्री मिलती है, इसलिए हरियाणा का द्वार कहा जाता है इसको, बहादुरगढ़ को। प्रश्न नंबर 11, खो खो महिला विश्व कप 2025 में चयनित हरियाणा की एकमात्र खिलाड़ी मीनू का संबंध किस जिले से? ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी भिवानी, ऑप्शन डी करनाल। तो जो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, हिसार से है इनका संबंध। मीनू का संबंध हिसार जिले के बिठमड़ा गांव से है। खो खो महिला विश्व कप 2025 में भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको पता होगा कि इस बार जो महिला और जो आदमी दोनों के जो विश्व कप हैं वो पहली बार खो खो के विश्व कप भारत में हो रहे थे, और दोनों ही महिला और आदमी वाले दोनों ही इंडिया ने जीत लिए, और दोनों में ही जो फाइनल मैच था वो नेपाल के खिलाफ था। जो प्रथम संस्करण था आयोजन इसका दिल्ली में हुआ था, और जो इसका जो स्पॉन्सर था वो उड़ीसा राज्य था। जैसे उड़ीसा राज्य इंडिया की जो हॉकी टीम है उसको भी स्पॉन्सर करता है, और 5 साल के लिए अब खो खो की जो टीम है उसको भी स्पॉन्सर करेगा। प्रश्न नंबर 12, हरियाणा का कौन सा जिला विदेशी नागरिकों को नागरिकता दे सकता है? ये इसमें ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी करनाल। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन सी फरीदाबाद है। हरियाणा का फरीदाबाद जिला है, और भारत में कुल 13 जिलों को ऐसी नामित किया गया है कि जो विदेशी नागरिकों को नागरिकता दें। तो जो भी रजिस्ट्रेशन और जो पूरा है जो प्रक्रिया है वो फरीदाबाद के द्वारा ही अपनाई जाएगी। फरीदाबाद जिले को विदेशी नागरिकों को नागरिकता देने के लिए नामित किया गया है। फरीदाबाद को बाबा फरीद द्वारा बसाया गया था। इसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे उनके सपनों का शहर कहा जाता है, और इसको दिल्ली का जो बढ़ता हुआ जो पॉपुलेशन का जो बोझ था उसको कम करने के लिए फरीदाबाद को बसाया गया था। प्रश्न नंबर 13, हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों को किस योजना के तहत महाकुंभ में फ्री स्नान कराया जाएगा? इसमें ऑप्शन ए है तीर्थ दर्शन योजना, ऑप्शन बी है वृद्धा पेंशन योजना, ऑप्शन सी है वृद्धा आश्रय योजना, कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन ए तीर्थ दर्शन योजना है। इसके तहत हरियाणा के जो वरिष्ठ नागरिक मतलब 60 साल से ऊपर हैं उनको फ्री में ले जाया जाएगा, उनको स्नान कराया जाएगा, यानी दर्शन कराए जाएंगे और वापस लाया जाएगा, उनको कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तीर्थ दर्शन योजना 1 अप्रैल 2017 को लॉन्च की गई थी। इसके तहत जो 60 साल से ज़्यादा आयु के वृद्ध हैं उनको जो भारत के और हरियाणा के विभिन्न तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर मुफ्त में दर्शन कराए जाते हैं। वृद्धा पेंशन योजना 1987 में हरियाणा के और भारत के बहुत ही आदरणीय नेता श्री देवीलाल द्वारा शुरू की गई थी। दयालु योजना 2023 में शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने अमृत सरोवर बनाने की घोषणा की है? इसमें ऑप्शन ए है 1000, ऑप्शन बी है 1100, ऑप्शन सी है 2200, ऑप्शन डी है 2300। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन सी 2200 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, और जो भी गाँव के अंदर तालाब हैं उन सभी का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। अप्रैल 2022 में अमृत सरोवर योजना को शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा। हर घर हरियाली योजना 14 जुलाई 2015 को शुरू की थी। सलामती योजना 29 मार्च 2016 को। सीएम विंडो योजना 25 दिसंबर 2014 को। इसे हम जो भी योजना आएगी हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, इससे हमारे ऊपर बोझ भी नहीं पड़ेगा और याद भी होती रहेंगी। इसमें करंट के साथ स्टैटिक भी चलता रहेगा। जैसे योजना आएंगी तो योजना पढ़ा देंगे, किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में आएगा तो उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो फैक्ट हैं वो पढ़ा देंगे। इससे हमारे दोनों काम होते रहेंगे। हरियाणा जो
करंट और जो स्टैटिक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इससे। प्रश्न नंबर 15, हरियाणा के किस जिले में राज्य का कृषि पर्यटन सेंटर खोला जाएगा? तो इसमें ऑप्शन ए है भिवानी, ऑप्शन बी है फरीदाबाद, ऑप्शन सी है हिसार, ऑप्शन डी है कैथल। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन सी हिसार में है। हिसार की जो चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर राज्य का कृषि पर्यटन सेंटर खोला जाएगा। वहाँ पे किसान आके विजिट कर सकते हैं अपना, और फसलों के बारे में, बीजों के बारे में, खाद के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका ये घोषणा हाल ही में हरियाणा के सीएम द्वारा की गई है। हिसार जिला 1966 में बना था जब हरियाणा का ही गठन हुआ था। जो 6 जिले थे उसमें से एक हिसार जिला भी था। हिसार मंडल में हिसार है, फतेहाबाद है, सिरसा था, जींद जिले हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र हिसार में है, 7 जनवरी 1986 में स्थापित किया गया था और ये सिरसा रोड पे है। जो अपना राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र है उससे थोड़ा आगे चल के स्थित है ये। प्रश्न नंबर 16, सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में हरियाणा किस स्थान पर रहा? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इस जो सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता है इसमें हरियाणा का स्थान ऑप्शन सी तृतीय रहा, मतलब तीसरे स्थान पर रहा। इसका आयोजन पूर्णिया बिहार में होता। संस्करण 53वां था। हरियाणा के अर्जुन पुरस्कार 2024 में जो अर्जुन पुरस्कार जो पैरा खिलाड़ी मतलब दिव्यांग खिलाड़ी, उनमें एक खिलाड़ी दिनेश लुहाच हरियाणा के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 2 नवदीप हरियाणा के प्रसिद्ध पैरा एथलीट हैं। तीसरे नंबर पर हैं प्रणव शर्मा हरियाणा के प्रसिद्ध पैरा एथलीट हैं। नंबर 4 धर्मवीर नैन हरियाणा के प्रसिद्ध पैरा एथलीट हैं। और नंबर 5 अभिषेक नैन हरियाणा के प्रसिद्ध पैरा एथलीट हैं। और हरियाणा की एक खिलाड़ी है मनु भाकर जी, उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला है। और हरियाणा के जो एक संदीप सांगवान जी कोच हैं उनको गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। प्रश्न नंबर 17, हरियाणा ग्राम पंचायतों में पिछड़ा वर्ग बी को कितना आरक्षण देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए 33%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 20%। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन बी 5% आरक्षण दिया जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा ये घोषणा की गई कि ग्राम पंचायतों में पिछड़ा वर्ग बी को अब 5% आरक्षण दिया जाएगा। ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण है और जो नगर निगम है उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। और जो ग्राम पंचायतों में जो शिक्षा की अनिवार्यता लागू करने वाला हरियाणा भारत का दूसरा देश है। पहले नंबर पर ये राजस्थान में शिक्षा लागू की थी, 8वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, ये सब लागू करने वाला हरियाणा भारत का दूसरा राज्य बन गया। पहले स्थान पर राजस्थान था जिसने शिक्षा की अनिवार्यता लागू की थी पंचायत चुनाव के लिए, ब्लॉक समिति लेवल, जिला परिषद आदि पे। प्रश्न नंबर 18, हरियाणा में किसकी कार्रवाई का डेटा लोकसभा की तरह AI आधारित होगा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा? इसमें ए नगर निगम, बी विधानसभा, सी नगर पालिका, डी कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन बी है। जो हरियाणा की जो विधानसभा है उसका भी जो कार्रवाई होगी, जब भी अपना विधानसभा सत्र चलता है तो उस दौरान जो भी कार्रवाई चलती है उसका अब लोकसभा की तर्ज पर AI आधारित पर कार्रवाई को रिकॉर्ड किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा का पहला गठन 1 नवंबर 1966 में थी। अब हरियाणा में 15वीं विधानसभा है जो अभी चल रही है, जो इलेक्शन हुए अभी, नायब सिंह सैनी जी CM है। ये 15वीं विधानसभा जिसके स्पीकर अरविंदर कल्याण जी हैं तथा डिप्टी स्पीकर कृष्णचंद मिड्डा जी हैं। प्रश्न नंबर 19, हरियाणा के किस जिले में आर्टोन एडवांस केंद्र की स्थापना कब से की गई है? इसका ये जिला गलत हो गया थोड़ा, कब से की गई ये आएगा। तो इसका ऑप्शन ए है 1 जनवरी 2025, 1 जनवरी। तो जो ये थोड़ा क्वेश्चन ही गलत हो गया, तो इसका जो ऑप्शन सी है इसको 12 जनवरी 2025 से इसकी शुरू की गई है। और पहले
87 जो आर्टून केंद्र हैं उनको खोला जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी और जो कौशल केंद्र हैं एडवांस, मतलब अभी जो लेवल है उससे भी एडवांस कौशल केंद्र बनाए जाएंगे इसमें, और ताकि यूथ को कौशलता प्रदान की जा सके। तो जो इसका आंसर है 12 जनवरी 2025 से शुरू हुई है और पहले ही दिन जो 87 केंद्र हैं उनका उद्घाटन किया गया। अभी देखने में आ रहा है कि मैंने जितना मतलब प्रीवियस ईयर को देखा तो उसमें जो बहुत से जो एग्ज़ाम है उसमें दिन के बारे में भी पूछा गया था। तो अभी हम जनवरी से जितने भी इम्पोर्टेंट दिन आएंगे उनका भी साथ में रिवीजन करते जाएंगे। जो तो 1 जनवरी है वो जो हमारा DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसका स्थापना दिवस है। इसका DRDO का जो मेन काम है वो जो डिफेंस है उसके लिए हथियारों को बनाना, नई नई टेक्निक विकसित करना, सेंसर बनाना आदि काम है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस है। ब्रेल एक साइन लैंग्वेज होती है जो देख नहीं सकते और जो कम देख पाते हैं उनको डॉट 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 ऐसे एक लाइट वो ताकि अपना हाथ लगाकर उसको पहचान सकें। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस है और इसका जो आयोजन है इस बार उड़ीसा में इसका प्रोग्राम हुआ था और इसको मनाया जाता है जब गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, उसी दिन की याद में ये मनाया जाता प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस है। ये हमारे जो बहुत ही आदर्श स्वामी विवेकानंद जी हैं उनके जो जन्म दिवस है उनके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। 14 जनवरी को भूतपूर्व सैनिक दिवस है। इसमें जो भारत के फर्स्ट जो आर्मी चीफ थे KM कृपा, जब वो रिटायर हुए थे तो उसके उपलक्ष्य में भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। और 15 जनवरी को जो थल सेना दिवस है, जब उन्होंने थल सेना ज्वाइन की थी उसके उपलक्ष्य में थल सेना दिवस मनाया। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। और जो अगली क्लास है उसमें हम आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको जो दिन होंगे महत्वपूर्ण पूर्व दिन होंगे उनको पढ़ते रहेंगे। तो सभी को धन्यवाद और क्लास अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना।